उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास भी बेहतरीन तरीके से होता है, पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता है। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपने अध्याय को। तो आज के अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं मात्राओं के विषय में। ठीक है, तो अध्याय का नाम है हमारा मात्राएं। मात्राएं अर्थात वोवल मार्क्स। तो आइए मात्राओं की जानकारी लेने के लिए चित्रों को माध्यम बनाते हैं। सामने हमारे 3 चित्र दिए गए हैं। सबसे पहला चित्र, इसके नीचे जो शब्द है वो क्या है? कमल। दूसरा चित्र है कार और तीसरा चित्र है ग्लास। ठीक है, अब इन शब्दों की ध्वनियाँ कैसी हैं आइए उन्हें भी जान लेते हैं। तो कमल, पहला शब्द है कमल। इसमें कौन कौन सी ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? इसमें हुआ है क जमा अ जमा ल जमा अ जमा म जमा अ, यानी कि 6 ध्वनियाँ इसके अंदर आई हैं। इसी प्रकार कार शब्द है, ये बना है क जमा आ जमा र जमा अ जमा, इस तरह 4 ध्वनियों के मेल से कार शब्द बना है। अगला शब्द गिलास, जो ध्वनियाँ इसमें आई हैं वो हैं क जमा इ जमा ल जमा आ जमा स जमा अ, ये भी 6 ध्वनियों के मेल से बना है। तो बच्चों, ये जो बॉक्स में लिखे सभी वर्ण ये क्या हैं? ये स्वर हैं। ये क्या है? स्वर। जैसे अ आ ई, ये सारे क्या हैं? ये स्वर हैं। ये सभी स्वर व्यंजन के बाद प्रयुक्त होते हैं, यानी कि व्यंजन के बाद आते हैं। तो मात्रा, मात्रा किसे कहते हैं? आइए उसे एक बार जान लेते हैं। मात्रा शब्द निर्माण हेतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। शब्द निर्माण हेतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। ठीक है, आइए अब सब स्वरों की मात्राएं भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्वर होता है अ। कौन सा स्वर होता है? अ। तो अ स्वर की तो कोई मात्रा चिन्ह होता ही नहीं है। ठीक है, अब व्यंजन के साथ ये अ लगकर क्या बनता है? जैसे क के साथ अ का प्रयोग किया, जैसे क। ठीक है, अब स्वर रही दिखाने के लिए हम तिरछी रेखा खींचते हैं जो हलंत कहलाता है। ठीक है, अब अ की कोई मात्रा नहीं है तो ये कैसे लिखा जाएगा? क, केवल हल चिन्ह हट जाएगा। और शब्द है जैसे कप, चित्र भी दिया गया आपके सामने। दूसरा है आ की मात्रा एक डंडे के रूप में दर्शाई जाती है। कैसे? एक डंडे के रूप में। तो क में आ की मात्रा लगेगी तो का बनेगा। और शब्द है कार। ई, छोटे ई की मात्रा, ये हमेशा वर्ण के आगे से आती है। इस प्रकार क में लगाएंगे छोटी ई की मात्रा तो की बनेगा। और शब्द है किसान। आगे बढ़ते हैं, अब आती है बड़ी ई की मात्रा की, वो हमेशा वर्ण के पीछे से आती है। इस प्रकार क के साथ लगाएंगे तो की, खिंचाव के साथ। शब्द है कील। अब छोटा ऊ की मात्रा, ये वर्ण के नीचे से आती है यूं घूमकर। अब क में लगाएंगे छोटे ऊ की मात्रा तो कु। और शब्द है कुर्ता। ऐसे ही बड़े ऊ की मात्रा यह आती है वर्ण के नीचे से घूमकर नीचे की तरफ आती है। तो क में लगाएंगे इसे तो बनेगा कू, इसमें खुचाव देना है। शब्द है कूलर। अगली मात्रा आती है री। री की मात्रा इस प्रकार लिखते हैं, री की मात्रा, और इसे भी क में लगा के देखते हैं तो इसका उच्चारण किस प्रकार होगा? क्री, र का साउंड आएगा इसमें। शब्द बनेगा कृष्ण। अब आती है ए की मात्रा। ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में दर्शाई जाती है इस प्रकार से। क में लगा देते हैं इसे भी तो बन जाएगा के, और शब्द है केला। और आय की मात्रा, आय की मात्रा होती है वो शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्रा के रूप में दर्शाई जाती है इस प्रकार से। ये 2 मात्रा आ जाती है। इसे भी क में लगा के देखते हैं तो क्या उच्चारण आएगा? कै, और शब्द बनेगा कैदी। आते हैं अगली मात्रा पर जो है ओ की मात्रा, जो एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में दर्शाई जाती है। क में लगाएंगे तो को बनेगा। और शब्द है कोयल, ओ का साउंड आएगा, ओ, ध्यान से। अगली मात्रा आती औ, औ की मात्रा। ठीक है, औ की मात्रा, तो औ की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्रा के रूप में दर्शाई जाती है। तो उच्चारण कैसे करेंगे? कौ, और शब्द बनेगा कौवा। इस प्रकार ये सारी मात्राएं हमने जान ली। आइए एक बार ध्यान देने वाली बात भी समझ लें। ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चा आ, ई, ओ, औ, इन स्वरों की मात्राएं व्यंजन में आगे की ओर लगती हैं। कहाँ लगती है? व्यंजन में आगे की ओर लगती हैं। और ई, जो छोटी ई होती है, इस स्वर की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। ए, आई, इन स्वरों की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। और उ, ऊ, री,
इन स्वरों की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। अब जान लेते हैं र में उ और ऊ की मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार होता है। देखिए, र में उ और ऊ की मात्रा नीचे की तरफ नहीं आती है। वैसे तो ऊ की और ऊ की मात्रा व्यंजन में नीचे से आती है, लेकिन र में नहीं आती। र में ये बीच में आती है। छोटा ऊ कैसे लिखेंगे, य, और बड़ा ऊ थोड़ा सा डंडा खींच के यूं, ये बड़ा ऊ, यानी कि र में बीच की तरफ से आती है। छोटे ऊ में र का प्रयोग करके शब्द बनते हैं रुपया, रुक, गुरु, रुचि, रुधिर, रुलाना आदि। और र में बड़ा ऊ का प्रयोग करके शब्द बनते हैं रूप, खिंचाव आता है, रूखा, रुमाल, रूल, रूबरू आदि। इस तरह के शब्द आते हैं। तो उच्चारण पे आपने विशेष तौर पर गौर करना है। आइए, अब अध्याय की समाप्ति हो गई हमारी। हमने सिर्फ इसमें मात्राओं का ज्ञान लेना था, वो हमने समझ लिया है। अब हमने क्या सीखा अब तक, ये एक बार हम पुनः दोहरा लेते हैं इसे। तो हमने इसमें जाना बच्चों की व्यंजनों के साथ स्वर को मिलाकर लिखने से उनका रूप बदल जाता है, और यह बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बच्चों की व्यंजनों के स्वाद जो बदला हुआ रूप है, हमने समझा कि मात्रा कहलाता है। अब अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, और अ सभी व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होता है। जब भी आप उच्चारण करते हैं जैसे क, ख, तो उसमें अ का उच्चारण होता ही है, इसलिए अ सभी व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होता है। तो ये अध्याय समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं हम अभ्यास प्रश्नों की ओर और जानेंगे कैसे अभ्यास प्रश्न है हमारे अभ्यास प्रश्न पाठ से ही संबंधित हैं। तो इसमें खंड क आ रहा है आपका विकल्प से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी कि 3 विकल्प दिए जाएंगे। जो सही विकल्प होगा उस पर आपने सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न आता है, व्यंजन के बाद आने वाले स्वर कहलाते हैं अक्षर, शब्द या मात्रा। तो वो क्या कहलाते हैं, मात्रा कहलाते हैं। तो ये सही विकल्प है, तो मैंने इस पर निशान लगा दिया तीसरे विकल्प पर। बाकी के भी दोनों वाक्य पढ़कर आप सही विकल्प को चुनिएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, बताइए, यानी कि उत्तर देना है यहाँ पर आपको मौखिक रूप से। किन स्वरों की मात्राएं व्यंजन के आगे लगती हैं। अब आपने बताना है किन स्वरों की मात्राएं व्यंजन के आगे लगती हैं। तो ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के आगे लगती है। बाकी के भी दोनों प्रश्न इसी प्रकार पढ़कर पाठ के आधार पर उत्तर दीजिएगा। आते हैं हम खंड ख पर। खंड ख में पहला प्रश्न आता है कि दिए गए स्वरों के नीचे उनकी मात्रा लिखकर उनसे बनने वाला शब्द भी लिखिए। तो यहाँ पर स्वर दिए गए हैं आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब आपने एक एक करके इनकी मात्रा लिखनी है। जैसे सबसे पहले आ की मात्रा एक डंडे के रूप में दर्शाई जाती है, ये मैंने लिख दिया पहली लाइन में। अब दूसरी लाइन में इससे संबंधित शब्द लिखना है। जैसे आ से बनने वाला शब्द है आम, ये लिखिए, मैंने आम लिख दिया। इसी प्रकार आप अगला ई लेंगे, इनकी मात्राएं लिखेंगे और नीचे इनसे संबंधित जो है वो शब्द लिखेंगे। तो बाकी के called them off on a snipe hunt was the succinct answer. Succinct answer means to the point. To the point answer. Didn't you think that, Mr. Finch? Though about it, but didn't believe it. Well then, my father's voice was still the same. That changes things, doesn't it? It do. Another deep voice said. Its owner was a shadow. अब उसने कहा कि उनको स्नाइप हंट पर बुलाओ। जब पूछा तो उसने टू द पॉइंट आंसर दिया कि उनको स्नाइप हंट पे कॉल करो। दो अबाउट इट बट इट डिडंट बिलीव इट। जो फादर की वॉइस थी वो कैसी थी, बिल्कुल सेम जैसे पहले थी, बिल्कुल वैसी वॉइस थी उनकी कि he thought about it but didn't believe it. It do, another deep voice said. Its owner was a shadow. जो दूसरी आवाज़ थी उसने क्या कहा कि ये ऐसा ही है, और जो उसका ओनर है वो क्या है, its owner was a shadow. Do you really think so? This was the second time I heard Atticus ask that question in 2 days, and it meant somebody's man would get jumped. This was too good to miss. I broke away from Jem and ran as fast as I could to Atticus. अब सेकेंड टाइम जो है वो सेम एटिकस का जो ये क्वेश्चन था वो सेकेंड टाइम सुन रहे थे। अब ये एक ही थॉट दैट इट वॉज अ गुड टू मिस दैट टाइम। क्यों गुड था? क्योंकि दैट मोमेंट ही ब्रोक अवे फ्रॉम द जेम एंड रैन एज फास्ट एज ही कुड टू एटिकस। जितनी तेज वो एटिकस की तरफ भाग सकता था उतनी तेजी से वो भागा। जेम श्रिक्ड,
and tried to catch me. Shriek करना, जोर से चिल्लाना. But I had a lead on him and Dill. I pushed my way through dark, smelly bodies and burst into the circle of light. Hey Atticus. Finally वो Atticus के पास पहुंच गया. अब जब वो उसको वहाँ जा रहा था तो वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. उसमें से जोर से जो है जेम चिल्लाया कि जेम ने उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करी, लेकिन जो स्मेली बॉडीज़ थी उनके बीच में से होता हुआ वो जहाँ पे लाइट्स थी उसके सर्कल में पहुँच गया. ही रीच्ड इनटू द सर्कल ऑफ लाइट. और क्या कहा उसने? हे एटिकस, आई थॉट he would have a fine surprise, but his face killed my joy. A flash of plain fear was going out of his eyes, but returned when Dill and Jem wriggled into the light. अब उसको देख के उनको क्या लगा कि हो सकता है इनको बड़ा सरप्राइज होगा, बहुत खुश होंगे, लेकिन ये सब जिस ढंग से उन्होंने उसको देखा, उनकी जो आँखों में जो उत्साह था, जो सरप्राइज था, वो क्या हुआ? उनके फेस की जो उनका एक्सप्रेशन था, जिस ढंग से उन्होंने देखा, उसने उनके पूरे जॉय को किल कर दिया, पूरे उनकी खुशी को मार दिया. और उनकी आंखों में क्या दिखाई दे रहा था? अ फ्लैश ऑफ प्लेन फियर. बट दैट वॉज रिटर्न सून व्हेन डिल एंड जेम केम इनटू द लाइट. When I glanced around, I discovered that these men were strangers. They were not the people I saw last night. Hot embarrassment shot through me. I had leapt triumphantly into a ring of people I had never seen before. अब जब उनको देखा तो वो उन्हें क्या लग रहे थे? स्ट्रेंजर. पहले उन्होंने उनको नहीं देखा था. Atticus got up from his chair, but he was moving slowly, like an old man. He put the newspaper down very carefully, adjusting its creases with lingering fingers. They were trembling a little. Go home, Jem, he said. Take Scout and Dill home. अब एटिकस ने क्या कहा? बहुत स्लो वो लग रहे थे, स्लोली मूव कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत स्लोली जेम को बोला कि घर जाओ और स्काउट को भी लेके जाओ. We were accustomed to prompt, if not always cheerful, acquiescence to Atticus' instructions. But from the way he stood, Jem was not thinking of buzzing. Buzz करना means move करना. वहाँ से मतलब जिस ढंग से वो कहती हैं कि हम लोग उनकी बात को मानने के सुनने के हैबिचुअल थे, लेकिन जिस ढंग से वहाँ पर वो जो जेम था उसका बिहेवियर लग रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि वहाँ से वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा. Go home, I said. Jem shook his head as Atticus' fist went to his hips. So did Jem's, and as they faced each other, I could see little resemblance between them. Jem's soft brown hair and eyes, his oval face, and his snug-fitting ears were our mother's. Resemblance उससे किससे हो रही थी उसकी? जब उसने उसका फेस देखा, बिल्कुल सॉफ्ट ब्राउन हेयर थे, आइज़ थी, तो जो रिजेम्बलेंस थी उनके फेस की, ओवल शेप्ड फेस, वो किससे मिल रही थी? उनकी मदर के फेस से. Contrasting oddly with Atticus' graying black hair and square-cut features, but they were somehow alike. Mutual defiance made them alike. बिल्कुल मदर की तरह से लग रहा था, एटिकस की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन कहीं कहीं से थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस लग रही थी. So I said, go home. Jem shook his head. I will send him home, a burly man said, and grabbed Jem roughly by the collar. He yanked Jem nearly off his feet. अब एक हट्टा कट्टा आदमी था, उसने क्या कहा? उसको कॉलर से पकड़ा कि मैं उसको घर भेजूंगा. Don't you touch him. I kicked the man swiftly. Barefooted. Barefooted means नंगे पाँव था. I was surprised to see him fall back in real pain. I intended to kick his shin. Shin कहते हैं जो नी से नीचे का पोर्शन होता है, पैर में जो नी से नीचे का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं shin. But aimed too high. That will do, Scout. Atticus put his hand on my shoulder.
एटिकस ने शोल्डर में हाथ रखते हुए कहा कि दैट विल डू स्काउट. डोंट किक फोक्स, नो, ही सेड एज आई वॉज प्लीडिंग जस्टिफिकेशन. अब एटिकस ने जो है शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हुए क्या कहा कि दैट विल डू स्काउट. डोंट किक फोक्स, नो, ही सेड एज आई वॉज प्लीडिंग जस्टिफिकेशन. अब उसने क्या कहा कि इनको मत मारो, किक मत करो इनको, मैं केवल क्या प्लीड कर रहा हूँ, जस्टिफिकेशन, मैं न्याय की जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. एंड nobody gonna do Jem that way, I said. All right, Mr. Finch, Jem out here, someone growled. You got 15 seconds to get them out here. अब उसने क्या कहा कि जेम को छूने की कोशिश मत करना, कि 15 सेकेंड का टाइम तुम्हारे पास है और उस बीच उसको यहाँ से बाहर कर दो. In the midst of this strange assembly, Atticus stood trying to make Jem mind him. I ain't going, was his steady answer to Atticus' threats, request and finally, please Jem, take them home. अब एटिकस भी रिक्वेस्ट कर रहा था, एटिकस भी कह रहा था, लेकिन जेम ने क्लियर मना कर दिया था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा. I was getting a bit tired of that, but felt Jem and his own reasons for doing as he did in view of his prospects once Atticus did get home. I looked around the crowd. It was a summer's night, but the men were dressed, most of them in overalls and denim shirts buttoned up to the collars. समर की नाइट थी, लेकिन उन्होंने डेनिम की शर्ट पहनी हुई थी जिसमें ऊपर तक जो है बटन लगा हुआ था, कॉलर तक उसमें बटन था. I thought they must be cold natured, as their sleeves were unrolled and buttoned at the cuffs. Some wore hats pulled firmly down over their ears. They were sullen-looking, sleepy-eyed men who seemed unused to late hours. I sought once more for a familiar face, and at the center of the semicircle I found one. अब वहाँ पर जो लोग थे वो सब उनके लिए अनफेमिलियर थे. उनको वो कोल्ड नेचर्ड भी लग रहे थे. उनकी स्लीव्स जो है अनरोल थी और कफ्स में जो है बटन थे. अब उनको देख करके उनको क्या लग रहा था कि एक बार वो कुछ ऐसा उनको कोई फेस मिल जाए जो उनके लिए फैमिलियर हो. हे मिस्टर कनिंगम. द मैन डिडंट हेयर मी, इट सीम्ड. हे मिस्टर कनिंगम, हाउ इज योर एंटेलमेंट गेटिंग अलोंग. अब कौन मिला उनको वहाँ पर? कनिंगम. अब कनिंगम को जब उन्होंने पहली बार पुकारा तो उन्होंने कुछ भी, उनको ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने सुना ही ना हो. Then again he called Cunningham and asked him about his entailment. Mr. Walter Cunningham, legal affairs were well known to me. Atticus had once described them at length. The big man blinked and hooked his thumbs in his overall straps. He seemed uncomfortable. He cleared his throat and looked away. My friendly overture had fallen flat. अब पहले तो वो न तो सुन रहा था ना उनको उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद जो है उनको क्या लगा कि मिस्टर जो कनिंगम थे वो अनकंफर्टेबल लग रहे थे. उन्होंने किसी तरीके से अपना गला क्लियर किया और फिर उसके बाद उनकी तरफ देखा. नाउ हिज फ्रेंडली ओवरचर हैड फॉलन फ्लैट. मिस्टर कनिंगम वोर नो हैट एंड द टॉप हाफ ऑफ हिज फोरहेड was white in contrast to his sun-scorched face. Sun-scorched face किसको बोलते हैं? जैसे सनबर्न हो जाता है ना, धूप में लगातार जाने, अगर हम अपना फेस कवर ना करें तो क्या होता है, सूरज की रोशनी से, सूरज की धूप से हमारा फेस जो है बर्न हो जाता है, तो उसके मार्क्स हमारे फेस में आ जाते हैं. Which led me to believe that he wore one most days. He shifted his feet, clad in heavy work shoes. कनिंगहम ने ना तो हैट पहनी हुई थी और उनका जो फेस था वो कैसा था? सन स्कॉच्ड फेस था. मिस्टर कनिंगहम शिफ्टेड हिज फीट एंड ही वॉज वेयरिंग हैवी वर्क शूज. डोंट यू रिमेंबर मी, मिस्टर कनिंगहम?
I am Jean Louis Finch. You brought us some hickory nuts one time, remember? I begin to sense the futility one feels when unacknowledged by a chance acquaintance. Futility, uselessness, व्यर्थता. अब वो कोशिश कर रहे थे कि वो उनको पहचाने, लेकिन वो उनको पहचान नहीं रहे थे। तो उन्होंने उनको ये याद दिलाया कि एक बार तुम हमारे लिए हिकरी नट भी लेकर के आए थे, क्या याद आया? अब ये उनको बड़ा अनयूजुअल सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब याद दिलाना उनके लिए यूजलेस है। I go to school with Walter. I begin again. He is your boy, ain't he? Ain't he, sir? Mr. Cunningham was moved to a faint nod. He didn't know me after all. अब उन्होंने उनके बेटे की भी याद दिलाई कि मैं तुम्हारे बेटे के साथ स्कूल में जाता था, क्या तुम्हें याद नहीं आया? He is in my grade, I said, and he does right well. He is a good boy, I added. A real nice boy. We brought him home for dinner one time. Maybe he told you about me. I beat him up one time, but he was real nice about it. Tell him hey for me, won't you? अब उनके बेटे की याद दिलाई, कहा वो अप्रिशिएट भी किया उसको, और ये भी याद दिलाया कि मैंने एक बार उसको मारा था, लेकिन वो सचमुच में ही वॉज वेरी नाइस पर्सन बिकॉज ही डिडंट हिट हिम बैक। लेकिन इसके बाद भी उनको याद नहीं आ रहा था। Atticus had said it was the polite thing to talk to people about what they were interested in, not about what you were interested in. Mr. Cunningham displayed no interest in his son, so I tackled his entailment once more in a last-ditch effort to make him feel at home. अब एटिकस ने उन्हें क्या बताया था कि लोगों से जो जिसमें उनका इंटरेस्ट है उसके बारे में बात करो, ना कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो कनिंगम को उनके बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने दोबारा से एंटेलमेंट के बारे में बात करनी चाहिए कि हो सकता है कि इसके बाद जो है उनको उनके साथ कंफर्टेबल लगे। एंटेलमेंट आर बैड, आई वॉज एडवाइजिंग हिम when I slowly awoke to the fact that I was addressing the entire aggregation. The men were all looking at me. Some had their mouths half open. Atticus had stopped poking at Jem. They were standing together beside Dill. Their attention amounted to fascination. जो उनका attention था, अब वो क्या हो गया था, उसमें उनको fascinate हो रहे थे, बहुत ज़्यादा attract हो रहे थे। Atticus' mouth even was half open, an attitude he had once described as uncouth. Our eyes met and he shut it. अब दोबारा उसने उनके एंटेलमेंट के बारे में बात की कि एंटेलमेंट अच्छे नहीं होते। Slowly, he was trying to evoke the facts he was addressing for the entire aggregation. Now he told him that their men, they were all looking at him. Some were holding their mouths half open. And Atticus, that moment he stopped poking at Jem. पहले वो उसको बोल रहे थे कंटिन्यूस, लेकिन अब उन्होंने बोलना रोक दिया था। Now their attention raised to the fascination. Well, Atticus, I was just saying to Mr. Cunningham that entailments are bad and all that, but you said not to worry. It takes a long time sometimes, that you all would ride it out together. I was slowly drying up, wondering what idiocy I had committed. Entailments seemed all right enough for living room talk. जो एंटेलमेंट्स होते हैं वो लिविंग रूम टॉक के लिए सफिशिएंट होते हैं। यहाँ पे उनको लग रहा था कि उन्होंने कुछ मूर्खता वाला काम कर दिया है। I began to feel sweat gathering at the edges of my hair. I could stand anything but a bunch of people looking at me. They were quite still. लोग उनकी तरफ continuously staring कर रहे थे, देख रहे थे उनकी तरफ। What's the matter? I asked. Atticus said nothing. I looked around and up at Mr. Cunningham, whose face was equally impassive. Then he did a peculiar thing. He squatted down
and took me by both shoulder. फिर उन्होंने क्या किया, नीचे बैठे और उसके दोनों शोल्डर से जो है उसको पकड़ लिया. I will tell him you said, hey, little lady, he said. Then he straightened up and waved a big paw. Let's clear out, he called. Let's get going, boys. As they had come in ones and twos, the men shuffled back to their ramshackle cars. Doors slammed, engines coughed, and they were gone. Finally क्या हुआ, वो वापस आए, अपनी कार में बैठे और चले गए वापस. I turned to Atticus, but Atticus had gone to the jail and was leaning against it, with his face to the wall. I went to him and pulled his sleeve. Can we go home now? And then by blowing his nose violently, he nodded. Mr. Finch. A soft husky voice came from the darkness above. They gone. Atticus stepped back and looked up. They have gone, he said. Get some sleep, Tom. They won't bother you anymore. अब जब वो चले गए तो उन्होंने कहा उनको कि अब वो वहाँ से चले गए. जो सॉफ्ट हस्की वॉइस थी डार्कनेस से, उसने उनको क्या बोला एटिकस को कि अब तुम सो सकते हो. वो चले गए और अब वो दोबारा वापस आके तुम्हें परेशान नहीं करेंगे. I hope this lesson is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.